जितने भी एक्टर्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट प्रजाति है. डू यू नो व्हाट इज़ क्राउड डबिंग? जितनी भी फिल्में, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनकी एम्बियंस डबिंग होती है. हर्षित, मुझे मोहब्बत हो गई थी एक्टिंग से. हाउड बंटी से डायलॉग लाइक सरकार मैंने आपका नमक खाया है. सरकार मैंने आपका नमक खाया है. हेलो एंड वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट. मैं हूं हर्षित जोशी और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, शी इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, अ वेरी फाइन एक्टर. शी हैज़ वर्कड फॉर TV serials, for films, for web platforms, name it. She has worked for all of them, and without wasting too much time, I'll introduce you guys to her. And in fact, not even introduce, you guys already know about her. Khushbu Atre herself, ma'am, welcome to the Spotless Podcast. Thank you so much. It is honestly like amazing to have you. Thank मैम इतने सारी चीज़ें आपसे जानने हैं, एंड मुझे पर्सनली इसके लिए होता है क्योंकि you know I have if not shrewdly, I have observed certain things that you have gone through, like in life, how you have done things and all. तो you know मुझे सबसे पहले, like, if any question that strikes my mind is that how did your journey start, because you come from Madhya Pradesh, and from a place where whether it's small, whether it's big, it doesn't matter. Hearts are big, that should matter. बट जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में, आप आए हो, अब अपने आप को आपने एस्टेब्लिश किया है, प्रूव किया है अगेन एंड अगेन. सो हाउ डिड इट स्टार्ट? हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ एक्टिंग इवन गेट प्लांटेड इन योर हेड, एंड क्या था पूरी स्टोरी? आप प्लीज़ उस बारे में बताइए. यस, श्योर. तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक स्ट्रगल्स और ये सारी बातचीत है, मुझे ऐसा लगता है दिस फील्ड और इवन एनी अदर फील्ड, इट Right. हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग. राइट. वो जो आप कभी भी किसी भी छोटे शहर से जब आप अपना शहर बदलते हैं तो वो स्ट्रगल्स कम्स विद इट. Right. इट्स जस्ट नॉट अबाउट आवर इंडस्ट्री. राइट. और जहाँ तक इसकी बात है कि मतलब मैं एक्टिंग में कैसे आई, मैं एक्टर कैसे बनी, मैं आज ही अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर रही थी. मैं उनसे यही सवाल पूछ रही थी. तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत बहुत छोटी जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, और मैं जब वो मुझे पढ़ा रही होती थी तो मैं ना कुछ अलग से सवाल पूछ लेती थी, कुछ और अतरंगी सवाल पूछ लेती थी. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ना तब से पता था कि तू ना कुछ स्टेज का कुछ अलग सा करेगी. तो देन शी पुश्ड मी टूवर्ड्स डूइंग ऑल दीज स्पीचेस एंड डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने मुझे स्टेज से इंट्रोड्यूस करवाया था. Okay. आई थिंक आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड व्हेन आई फर्स्ट डिड अ ड्रामा फॉर टीचर्स डे. सो दैट्स वेयर दैट स्टार्टेड. उसके बाद जनरली हम घर में नहीं किसी भी रिश्तेदार की एक्टिंग करते हैं. हाँ. वो वैसे ही शुरुआत होती है, वैसे ही आपको ऑडियंस मिलती है ना कि बेटा वो मामी कैसे हंसती हैं वैसे हंस के बताओ. तो वो हुआ. और फिर तो टीवी तो बहुत दूर का ऐसे ड्रीम लगता था मुझे. सच में ऐसे लगता था कि टीवी के अंदर जो लोग हैं वो दूसरी दुनिया है. बहुत छोटी जगह से हूँ मैं वहाँ, और हमारे वहाँ से कोई ऐसे था भी नहीं. मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ये भी करियर है, ऐसे नहीं पता था. फिर जब मैं बड़ी हुई और अपने गांव से जब इंदौर गई, फिर मुझे जर्नलिज्म और इस सब में इंटरेस्ट आया. फिर धीरे से मुझे किसी ने डबिंग वॉइसिंग के बारे में बताया. Okay. तो मेरी भाषा थोड़ी सी साफ थी और ऐसी कुछ एक्सेंट नहीं था. अलग अलग शहरों का अलग अलग Right. लहजा होता है ना. तो वैसा कुछ नहीं था. तो मुझे मेरी एक कज़न ने कहा कि तुम्हें डबिंग वॉइसिंग के बारे में पता करना चाहिए. फिर मैंने वो किया और उसी के थ्रू मुझे ऐसे लगा यार डबिंग वॉइसिंग मुंबई में होती है तो एक्टिंग भी तो वहीं होती है, सारे एक्टर तो वहीं रहते हैं. तो फिर वो धीरे से ऐसे आइडिया दिखा. देन माई मॉम पुश्ड मी एक्चुअली कि जाओ एक बार ऑडिशन, एक बार ट्राई तो करो. वो मेरे साथ यहाँ आई थी बॉम्बे जब मैं पहली बार वॉइस टेस्ट देने आई. देन शी पुश्ड मी एंड आई वेंट टू दिस प्रोडक्शन हाउस. बालिका वधू करके एक शो आता था. Yes, correct. तो उसके आखिर में एक स्फेयर ओरिजिन्स का ऐसे लोगो बनकर आता था. तो Okay. जब हम वॉइस टेस्ट देने आए तो वो ही लोगो मुझे ना एक बिल्डिंग के वहाँ पर दिखा. वहाँ उसका शायद ऑफिस होगा, और हम बस यूं ही चले गए कि यही होगा, देकर आते हैं. Correct. बहुत ख़राब ऑडिशन दिया मैंने. बहुत ख़राब.
पर दैट वाज माय मदर हु एक्चुअली पुश्ड मी दैट जस्ट गो देयर एंड जस्ट ट्राई. सो आई एम वेरी थैंकफुल. और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ. वाओ. एंड इट्स कमेंडेबल क्योंकि वो लोग बहुत साधारण लोग हैं, बहुत साधारण जगह से हैं. हमारे घर में कोई भी फिल्मी ख़ानदान से नहीं है, कुछ भी ऐसा कभी नहीं रहा है. और फिर भी उन्होंने मुझ पर विश्वास करके और मेरे ड्रीम को सपोर्ट किया. तो ये मतलब बहुत कमाल की बात है बहुत यार. बड़ी बात है. इनफैक्ट यू आर आल्सो लकी आई एम कि सो लकी. ऐसे आई एम सो ऐसी लकी. मदर एंड सच पेरेंट्स आर देयर. या बिकॉज कितने लोग यही चीज़ पे स्ट्रगल फेस करते हैं कि हाँ इवन इफ आई एक्सेल मुझे सपोर्ट वैसा मिलेगा कि हाँ नहीं. हाँ. एंड काफ़ी इधर उधर होता है. तो एंड आपके जर्नी में आपके हिसाब से मोस्ट चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? चैलेंजिंग रोल. यस, लाइक फॉर यू विच वाज, मतलब इवन इफ यू आर, इवन दो यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर, मतलब अरे कोई ना कोई ऐसे एक दो पॉइंट्स होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए लाइक इट वाज लिटिल टफ और लिटिल बिट ऑफ. सो डांसिंग इज वन थिंग ओके. विच डजंट कम इजी टू मी. Okay. मैं वो भंडारा डांसर हूँ. मैं जब 15 लोग नाच रहे हैं ना हाँ. तो मैं उसके बीच में डांस कर लूँगी. Right. लेकिन अगर मुझे अकेले को खड़ा कर दिया ना तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ. तो आई वॉज डूइंग वन प्ले और उसमें एक तवायफ का किरदार था. Okay. तवायफ का किरदार नहीं था, तवायफ की कविता थी. और मैं ही अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ. तो मुझे उसमें तवायफ की कविता भी पढ़नी थी. और जब हम शुरुआती दौर था, जब हम उसे डिवाइस कर रहे थे उस प्ले को, तो उस दौरान मुझे कहा गया कि मैं डांस भी करूं. सो आई वॉच्ड ऑल दीज पुरानी फिल्में, उमराव जान वगैरह, वो अदा लाने के लिए. हाँ. एंड इट वॉज नॉट कमिंग ईजी टू मी. Okay. तो मेरे लिए वो मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि यार अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ मिल गई तो क्या मैं कर पाऊंगी. तो मुझे वो एक इनसिक्योरिटी डांस को लेकर रहती है कि इफ़ एनीथिंग रिलेटेड टू अ डांसर, आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट. Okay. सो दैट्स वन चैलेंजिंग थिंग. उसके अलावा यार ऐसा कुछ मुझे अभी तक मिला नहीं है जिसमें मुझे ऐसे लगे कि ओहो अब सबको पता चल जाएगा कि मैं एक्टर नहीं हूँ. तो ऐसा अभी तक ऐसा फॉर्चुनेटली हुआ नहीं नहीं, है. right. बट आई And- वांट इट. अब मैं चाहती हूँ मुझे लोग जितने भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं प्लीज़ चैलेंज मी. या इनफैक्ट कहीं ना कहीं आपको अनसेड चैलेंजेस होंगे जो आपने पार भी कर दिए रहेंगे, बट मे हो सकता है. don't know about it. But of course, when we talk about you, how can we forget criminal justice? अरे हाँ. Because and the role that you have portrayed. तो आपका like how did it come to you and how did you appear for that? Because and of course main चीज़ तो with Pankaj sir, it is really a great pleasure to work with such a talent. So like share some experiences about that side कि आपको कैसे approach हुए थे, आप कैसे उसमें आए थे limelight में. मैं तुम्हें शुरुआत से बताती हूँ. 2014 या 15 में मैंने मुझे एक तुम्हें याद है तब फॉरवर्डेड मैसेजेस आते थे हाँ. ऑडिशंस के, कोऑर्डिनेटर्स के Yes, ग्रुप्स yes, होते थे. yes. तो ऐसे ही किसी ग्रुप में मैं थी और वहाँ से मुझे एक ऑडिशन का मैसेज आया था. Okay. रोशनी बैनर्जी के यहाँ होने वाला था वो ऑडिशन. एक सीरीज़ आई थी 24 नाम की. Yes, अनिल कपूर yes, साहब थे उसमें. yeah. तो उसमें एक ऑडिशन आया, मैंने वो ऑडिशन दिया, बहुत ख़राब कि उन्होंने मुझे दोबारा कभी कॉल नहीं किया. मैंने वो ऑडिशन दे दिया और मैं भूल गई. उसके 4-5 साल बाद मुझे अचानक रोशनी के ही ऑफिस से फ़ोन आया. और इसके अलावा मैंने बीच में कभी रोशनी के यहाँ ऑडिशन नहीं दिया था, मैंने कभी प्रोफाइल भी नहीं भेजी थी. Okay. नहीं हुआ, आई डोंट नो हाउ. और 4-5 साल बाद मुझे रोशनी के यहाँ से फ़ोन आया कि हम एक सीरीज़ की कास्टिंग कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि पंकज त्रिपाठी के ऑपोजिट है और आप इसका ऑडिशन कर लीजिए. तो मुझे ऐसे लगा मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं. Right. मुझे ऐसे लगा कि ये बस वो रेफरेंस ऑडिशंस होते हैं ना कि आपसे ले लेते हैं ऑडिशन और फिर उसे दूसरे लोगों को भेजते हैं कि ऐसा ऐसा करना है. हाँ, ये रेफरेंस actually- के इस्तेमाल right. उस पर. तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा. मैंने कहा हाँ ठीक है मैं भेजती हूँ. फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं तुम तो भेजो अपनी साइड से. तुम ज़रूरी नहीं है ना कि ऑडिशन हम सिर्फ इसीलिए दें कि हमारा सिलेक्शन हो या ना हो. ये तो प्रैक्टिसिंग आर्ट है ना. अगर आपको एक अच्छी ऑडिशन स्क्रिप्ट मिलती है, यू प्लीज़ डू इट. अगर आपको लग भी रहा है कि आप इस किरदार में नहीं जाते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Yes. एंड आई थॉट कि या इट मेक्स सेंस. और स्क्रिप्ट वाकई बहुत अच्छा सीन दिया था उन्होंने.
तो फिर मैंने अच्छे से प्रॉपरली ऑडिशन बना के और भेज दिया और मैं भूल गई। फिर 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि आप शॉर्टलिस्ट हुई हैं, पर आपका जो ब्लाउज़ है ना वो मराठी लग रहा है, तो आप ऑफ़िस पर आकर एक और बार ऑडिशन दे दीजिए। ओह, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये कुछ हो रहा है, कुछ तो हिल रहा है। Something, हाँ। हाँ, कुछ हो रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने जितने बिहारी दोस्त थे, कॉन्टैक्ट्स थे, उन सबको कॉल किया कि भाई प्रॉपर बिहारी साड़ी ऐसा कुछ है क्या जो मुझे दे दो, मुझे एक ऑडिशन के लिए ज़रूरत है। फिर मुझे एक दोस्त से मिल गई साड़ी, फिर मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन दिया। लेकिन उसके कुछ एक आध हफ्ते में मुझे कॉल आ गया था कि आप का फ़ाइनल हो गया है और आप इस डेट पर अवेलेबल रहिए और ये, और मुझे तो रोना ही आ गया था क्योंकि seriously, मैं what a उम्मीद moment. ही नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था ये बस मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। एंड व्हेन लेटर ऑन व्हेन वी मेट एट द रीडिंग, जब सारे लोगों से मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि योर्स वाज द ओनली शॉर्टलिस्टेड वन, मतलब आई वाज द ओनली ऑप्शन जो सारे लोगों में से उन्हें अच्छा लगा था। तो फिर मुझे बहुत वैलिडेशन टाइप फील नहीं, हुआ कि definitely. ओ अच्छा हो गया कुछ। Yes, because उसमें जब like as a viewer when I was also seeing, उसमें बहुत वो ऐसा था कि यही होना चाहिए था, ये प्रॉपर सूट हो रहा है, इट्स लाइक फिटिंग द पजल, टेट्रिस पजल्स के, हाँ ये परफेक्ट है, इसको मत हाँ, हिलाओ, ये प्रॉपर है। सो इट वाज डेफिनेटली, एंड इट वाज अमेजिंग जॉब। थैंक यू इट सो वाज, मच। नहीं डेफिनेटली, जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस। तो मैम, देयर आर लाइक सर्टेन रोल फॉर्टेज व्हिच आर अनएक्सप्लोर्ड फॉर एन एक्टर। ऐसी बात होती है कि चलो ये मेरा एक फोर्टे है, या ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग है, या ऐसे भी कोई रोल्स जो यार आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लाइक टेलर मेड रोल्स भी होते हैं ऐसे काफ़ी। तो वो आपके लिए कौन से रहे हैं, एंड आपके लिए कौन से जोन्स ये सब चीज़ में आते आई थिंक अभी तो मैंने उतना ज़्यादा काम किया ही नहीं है कि मैं कोई एक चीज़ बता सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो सब कुछ ही करना है, एक तरह का ही फ़िलहाल तो काम किया है। तो आई एम माई सेल्फ इज़ सो अनएक्सप्लोर्ड राइट नाउ। हैं? ओके। सो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू एंड आई होप कि उस तरीके का काम आए। जैसे मुझे ज़्यादातर अभी तक ये सुनने मिला है, जैसे मेरी शक्ल बहुत भोली सी दिखती है, आई हैव अ वेरी इंडियन लुक, but I do want to try where I'm the antagonist and I'm doing bad things. But you Maybe. know what? I can actually imagine you doing that, because I have got a. Why I say this is because मुझे एक personal experience रहा है खुशबू मैम के साथ, जहाँ पे I was working with her, and the most sweetest and most humble and down to earth person, if I have met someone, especially in an actor, it was you, because अरे thank you it यार. was not just about reciprocation, वो हमेशा सब जगह होता है common factor, but it's about the maintaining constantly that sweetness and that humility that you have within you, that is really commendable, ma'am. Thank you so much. No, no, यार. it is honestly, I honestly speak this, and जैसा आप पहले बोल रहे थे कि एक ऑडिशंस होते हैं, जैसा स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस का एग्जांपल, कि उसके पहले आपने खराब किया था। आई थिंक दैट इज मार्क ऑफ एन आर्टिस्ट, वेयर वो खुद को एक खराब बोलते हैं, बट वो आपके नज़र में आपके जस्टिस, आपने जिस तरीके का आप जस्टिस दे सकते हो, आप शायद से वो नहीं पहुंचोगे, बट डेफिनेटली फॉर एवरीवन एल्स इट शोज कि ना, इट इज पर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्टर्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट प्रजाति है। हाँ। सबसे ज़्यादा Right. असंतुष्ट जीवन में अगर कोई रहता है तो वो एक्टर्स, आर्टिस्ट, यही लोग हैं। वेरी ट्रू। और मेरे एक सर थे जिनसे मैंने एक्टिंग वगैरह सब कुछ शुरुआत की है, वो भी ये बात कहते हैं, सीमा मैम भी, अभी रिसेंट की बात है, कि ना ये समंदर की तरह है, जो आपने सोच लिया ना कि नाउ you've गॉट इट, मतलब इट्स द एंड, आप और कुछ नहीं सीख पाएंगे, अपने ज्ञान के दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं। Right. और ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये तो समंदर है, आप चाहे जितने मतलब ढूंढते निकालते चले जाओ, निकल जाएंगे। जैसे नाटकों में होता है, मैं एक नाटक है वो 8-9 साल से परफॉर्म कर रही हूँ, एंड एवरी टाइम आई एम परफॉर्मिंग आई एम गेटिंग न्यू थिंग्स फॉर द कैरेक्टर, सो इट्स लाइक दैट। इम्प्रोवाइजेशन हो हाँ, या तो वो असंतुष्टि ना अच्छी है, वो Right. सही है। राइट। एंड उससे लाइक जब हम पहले के टाइम पे कंपेयर करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ वाइज, स्पेशली फीमेल एक्टर्स के लिए वो टाइम के प्लेटफॉर्म्स, एंड टुडे, आपके लिए एक पॉजिटिव डिफरेंस रहा है, या इट्स अ न्यूट्रल
लाइक ठीक है, पहले भी सेम था, आज भी ज़्यादा फर्क नहीं है, आपके लिए क्या रहा है? यार मैं जब से आई हूँ तब से उसके कुछ आई थिंक 4-5 साल बाद से OTT और ये सारा सीन शुरू हुआ था। उसके पहले तक जो डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग, वो यही थे कि आप या तो टेलीविज़न करते हैं या आप कमर्शियल्स करते हैं या आप फिल्में करते हैं। राइट, और अलग अलग राइटिंग है, टेलीविज़न की अलग राइटिंग है क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है, करेक्ट, फिल्मों की राइटिंग अलग है, उनकी बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उसका मुद्दा ही अलग है। बिल्कुल। फिल्मों का वो एक एक्सपीरियंस है ना कि आप थिएटर में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और आपका संडे बनता है, तो वो दोनों की ऑडियंस, दोनों की राइटिंग अलग होती थी। लेकिन OTT के आने से ये हो गया कि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ओपन हो गई और बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया और इसकी ऑडियंस भी एक अलग तरह की ऑडियंस बन गई जो बिल्कुल, थोड़ी यहाँ से भी आती है और थोड़ी यहाँ वहाँ से से भी भी आती है। राइट। तो ज़्यादा आयाम खुल गए मुझे ऐसा लगता है और बेहतरीन कैरेक्टर्स और ग्रे शेड्स, वरना ज़्यादातर ऐसे हो जाता था कि बड़ा ब्लैक एंड वाइट रखा जाता है राइटिंग को एक्सट्रीम, हाँ। कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये घर की अच्छी बहू है, ये वैम्प है। वैम्प है। तो ये जो बहुत ही साधारण सा, पता नहीं क्यों लेज़ी राइटिंग कहूँगी मैं तो इसको, तो वो लेज़ी राइटिंग वाला जो सीन है ना, उससे थोड़ा सा बेहतर हो गया क्योंकि ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, ज़िंदगी में भी ग्रे हैं कैरेक्टर्स हम सारे। करेक्ट, मैं शायद किसी के लिए, तुम्हारे लिए मैं इतनी स्वीट हूँ, किसी के लिए मैं शायद ऐसे होंगी कि क्यों आ गई है, राइट राइट राइट, बिल्कुल होगा ही ये। होगा, ये है, ये फैक्ट है एक्चुअली। तो यू आर नॉट गुड इन एवरीवनस बुक, ये या कहा यू जाता कैन नॉट बी, यू No. आर अ ह्यूमन। Yeah. आप रोबोट थोड़ी ना है कि नहीं हो। ये फंक्शंस डाल दिए और आप ऐसे ही काम करेंगे। बिल्कुल, तो वो जो एक बढ़िया चीज़ हो गई है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस वक्त हूँ मैं भी यहाँ पर और मैं ये एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। देयर आर ग्रेज टू एवरीवन Yeah, एंड there are दैट इज़ गेटिंग definitely. रिटन। इनफैक्ट बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं जो कम बैक कर रही हैं और बेहतरीन रोल निभा रही हैं, तो कितने सारे आयाम खुल गए हैं। वरना पहले ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स शायद नहीं लिखे जा रहे थे क्योंकि वही टेलीविज़न और फिल्म्स तक ही सीमित था मामला, अब नहीं है वैसा, अब विच इज़ गुड। इट इज़ डेफिनेटली गुड। एंड जैसा लाइक क्रिमिनल जस्टिस हो या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म्स हो, आपके ऑब्वियसली बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे रहेंगे सेट पे, वेर इट्स फनी, बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स, जो आपके लिए एक सर्टन इंसिडेंसेस, एनीथिंग दैट यू फील कि यू नो वो बहुत फनी था, आप शेयर कर सकते हो, आप डेफिनेटली आप बता सकते हो हमें कोई भी एक इंसिडेंट। रीसेंट फ़नी जो हुआ है ना, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ इट्स नॉट आउट येट। ओके, नो पर प्रॉब्लम, आप थर्ड वे में शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, विल अंडरस्टैंड। पर अच्छी मेमोरीज थी। क्रिमिनल जस्टिस जब सीज़न 2 ही हमने शूट किया था, मैं बहुत डरी डरी सी थी पहले पहले तो, क्योंकि इतना बड़ा काम मिल गया था और प्लस मुझे यही लिटरली मुझे यही फील हो रहा था कि अभी इन लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने गलती कर दी और मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है। और ये मुझे हर काम के पहले लगता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि ओह शिट, आई एम प्रिटेंडिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। No, that is तो ये actually मुझे हमेशा no, लगता no, है। no, that is not true. Come on, I mean, उतना तो मैंने नहीं, ये मैं देखा है। मॉडेस्ट भी नहीं हो रही हूँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा गहरा अनश्योरिटी वाला है, एक ये सीन है मेरे साथ में। पर खैर कर लेती हूँ मैं कोशिश है कुछ अच्छी। तो जब क्रिमिनल जस्टिस का भी शूट चल रहा था तब भी मुझे यही लग रहा था कि यार पता नहीं इन्होंने ले तो लिया है, अब हो जाए बस अच्छा। हो गया लेकिन वो नहीं नहीं, अच्छा। हो गया, बिल्कुल हुआ था। इनफैक्ट वो जिस तरीके से बाहर आया था, वैसे ही लग रहा था कि यू नो वेरी साधारण वाइफ जो इसकी है, हाँ, जो एक गांव से बिलोंग करती है, सिटी में रह रही है वो और सब राइटिंग का बात भी कमाल था, राइटिंग बहुत अच्छी थी। अपूर्व अस्टानी थे सीज़न 2 के राइटर, राइट। बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा था। और पंकज जी इतने उम्दा कलाकार हैं, तो उनके साथ तो खेलने में भी बहुत मतलब उनके साथ परफॉर्म करने में करेक्ट भी करेक्ट, बहुत मज़ा आ राइट, रहा था। अंडरस्टूड, या बिल्कुल। इट्स अ वेरी गिव एंड टेक। जब हम बात, जैसे अभी तुम कितने अच्छे से मेरी बात सुन रहे हो और हाँ, फिर सुन के जवाब दे पा रहे हो, यही होता है एक्टिंग में भी कि आप सुनते हैं तो आप कर पाते हैं। सो रिएक्टिंग, वी बोथ वर वेरी प्रेजेंट एंड वेरी इनटू इट, सो वो खूबसूरती से बाहर आया है। बिल्कुल। एंड उसमें जैसा आपने पंकज सर की बात की, वैसे ही ऐसे कितने सारे ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ एनी एक्सपीरियंस जो आपको कोई एडवाइस दिया हो, या एनीथिंग दैट यू फेल्ट कि मुझे यू नो इनसे इंस्पिरेशन मिलता है, कोई भी नाम, लाइक यू फील।
इंस्पिरेशन मुझे अभी अभी में जो एक्टर्स बहुत अच्छे लगे वो विक्रांत मैसी हैं, शहाना गोस्वामी हैं, राधिका आप्टे का भी मैंने एक ट्रेलर देखा है कोई नई फिल्म का, और मैं वो देखकर ऐसे सोच रही हूँ कि ओ भाई साहब यही तो करना है। तो ये सारे एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, फीबी वॉलब्रिज, जोडी कोमर। तो मैं जब जब भी इन लोगों को देखती हूँ तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि यार इनकी थॉट प्रोसेस क्या रही होगी इस तरह के कैरेक्टर्स निभाने की। तो मैं जब तक उस जगह पर नहीं खड़ी होती हूँ मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं ये कर लूँगी। जैसे साधारण सा रोल था रत्ना का भी, पर उसको लेकर भी मुझे यही लग रहा था यार इन्हें तो पता चल जाएगा कि मुझे काम नहीं आता, लेकिन फिर वो हुआ तो हो ही गया। तो वैसा ही है, जब तक वहाँ पता नहीं पहुँचेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बट या देयर वर्क इंस्पायर मी। एंड ऐसा कोई एग्जांपल जो जिसके साथ आप सीन कर रहे हो, जिसके साथ आपने ऑलरेडी काम किया है, एंड लाइक इवन इफ यू नो योर लाइंस, आप भूल गए हो उनकी इंटेंसिटी देख के, या यू नो सीइंग गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय सम ऑफ द स्किल्स, तो ऐसा कोई एनी को एक्टर दैट यू फेस्ड विद एनी इंसिडेंट लाइक दैट? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। पर एक बार एक चीज़ हुई थी, बहुत साल हो गए, डिस्कवरी के लिए एक शो किया था मैंने, HRX हीरोज़, जो ऋतिक रोशन ने ही प्रोड्यूस किया था, एंकर भी किया HRX था। is, हाँ. हाँ, सो उसमें अलग अलग हमारे देश के जो बेहतरीन काम किए हुए लोग हैं उनके ऊपर नाट्य रूपांतरण था, एपिसोडिक था वो। Okay. सो आई प्लेड हर्षिनी कानेकर, शी इज़ द फर्स्ट फायर फाइटर ऑफ इंडिया, Okay. वुमेन फायर फाइटर ऑफ Right. इंडिया। तो उसके शूट में ना आग वाग बुझानी थी, आग लगी थी और मैं जाती हूँ अंदर और मैं फुल एक्शन सीक्वेंस, एंड आई हैव नेवर डन सम एनीथिंग लाइक दैट। Right. तो मैं बस उस वक्त ऐसे हो गया था कि मैं डर गई थी। मुझे एक और एक्टर को अंदर से बचा के और बाहर लाना था, और मैं डर गई थी, तो मैं अपनी लाइनें भी भूल गई और मैं सब भूल गई। और मैंने मतलब सीक्वेंस कंप्लीट किया मैंने, लेकिन वो पूरा फुल लॉस्ट होके मैंने कंप्लीट किया। मैं भूल गई, मैं ब्लैंक हो गई एकदम कि अच्छा क्या करना था मुझे। सो दैट बस ऐसा एक ही बार हुआ है, बाकी ऐसे किसी व्यक्ति ने मुझे वैसा फील नहीं करवाया कि खो गई मैं और मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोलना है, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। ओके, एंड जैसा आप लाइक डूइंग वॉइस ओवर्स एंड ऑल, तो वो जैसा आपने बोला कि एक स्किल सेट जैसा सजेशंस के थ्रू इट स्टार्टेड, एंड देयर वर आल्सो मोमेंट्स जहाँ पे आप सर्टेन कार्टून कैरेक्टर्स को आप इमिटेट करते थे, एंड उससे एक लाइक ऑब्वियसली यू मेड योर टोनालिटी एंड हाउ यू गॉट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हाँ आई विल डू दिस, और ये इस तरीके से। सो यू नो वो स्किल सेट जब आपने डेवलप किया तो उसके लिए लाइक यू हैव अ प्री रिचुअल्स कि इस तरीके से करना है, कि सीखते गए और अपने आप लाइक अपने आप ही प्रैक्टिस से? हाँ, ऑर्गेनिकली हुआ था। ओके, तो मुझे नहीं पता था कि कार्टून्स वगैरह की डबिंग होती है और ये प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब है। आई नेवर न्यू दैट। राइट। फिर जब डबिंग वॉइसिंग के बारे में पता किया तब मुझे पता चला। सो आई यूज़ टू गो टू दिस स्टूडियो एंड मैं वहीं पर 1-2 महीने तक जाके और मैं वहीं बैठ के और सीखती थी। तो उस दौरान जो भी आर्टिस्ट लोग आते थे और जैसे वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करते थे, देन आई वुड जस्ट ट्राई इट एंड प्रैक्टिस इट। तो ये एक ऐसा काम है ना जिसमें कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है। अगर मैं अभी तुम्हें कह दूंगी कि तुम ज़रा अपनी आवाज़ पतली करके बोलना एक बार, तो वो सारा ना कॉन्फिडेंस वाला गेम है, क्योंकि तुमने Correct. वो रेंज एक्सपेरिमेंट नहीं की है तो तुम्हें पता नहीं है, पर जब तुम कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी आवाज़ की रेंज क्या है। राइट। तो वो मैंने बाद में फिर थोड़ा बहुत ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, आवाज़ें निकालने लगी, एंड देन इवेंचुअली आई लर्नड इट, बट इट हैपेंड ऑर्गेनिकली। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया करना। तो अभी भी मैंने एनिमेशन, बहुत सारा एनिमेशन किया है, पर ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर्स और वैसे सब नहीं किया है, बट मैं निकाल लेती हूँ फेमस कैरेक्टर्स की भी, वो इसीलिए वो वीडियो वायरल हो गया था। तुम उसी Right. वीडियो की बात कर रहे हो ना? एक अच्छा नहीं, अच्छा तुम कुछ और बात कर रहे थे, सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम। वो एक्चुअली आई थिंक ऑब्जर्वेशन आल्सो हेल्प्स, कि अगर आपको मॉड्यूलेशन में भी काम करना है। हाँ, ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, ऑब्जर्वेशन से, और प्लस आप वही रेंज वाली बात है कि वंस यू एक्सपेरिमेंट विथ योर वॉइस कि आपकी रेंज क्या है, कितना बेस चला जाएगा, कितनी पतली कर सकते हो, वो फिर पता चलता है कि राइट, राइट। एंड ऐसे जैसा लाइक हाउ इट स्टार्टेड विद कार्टून कैरेक्टर्स, देन यू मूव्ड ऑन टू, फर्स्ट वी मूव्ड ऑन टू लाइक सीरियल्स। No, I started with Discovery shows,
and cartoons वगैरह. Then I did a lot of crowd dubbing. Do you know what is crowd dubbing? No, can you please? एम्बियंस डबिंग होती है. जितनी भी फिल्में, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनकी एम्बियंस डबिंग होती है. Okay. जो हम देखते हैं ना, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट और जो भी एम्बियंस के लिए yeah. जितने भी लोग रहते हैं, उनकी डबिंग होती है. Okay. और मैंने वैसी बथेरी फिल्में की हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने 200-300 फिल्में की होंगी क्राउड डबिंग में. सो वो वैसे ही क्राउड आर्टिस्ट जैसा ही काम होता है. 10 घंटे की शिफ्ट होती है और आप फिल्में कंप्लीट करते हैं. तो वो क्राउड डबिंग मैंने बहुत किया. और क्राउड डबिंग में बहुत सीखने मिलता है. कुछ 15-20 लोग रहते हैं एक ही स्टूडियो में, और आपको रैंडम, जैसे किसी बाजार का सीन है या किसी रेस्टोरेंट का सीन है, तो अलग अलग माइक्स पे अलग अलग लोगों को ग्रुप्स में खड़ा कर दिया जाएगा और आप इम्प्रोवाइज कीजिए. करेक्ट. बातचीत. राइट. क्योंकि किसी का मुंह तो दिख नहीं रहा है और ना आवाज़ आ रही है. सो यू जस्ट इम्प्रोवाइज ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स एक्शंस, कि वो लोग क्या बात कर रहे होंगे, या कोई हंस दिया या निकल गया हंसता हुआ. सो आप वो सब इम्प्रोवाइज करते हैं. उसी दौरान अगर किसी ने कोई लाइन कह दी है, या कोई 2 व्यक्ति पीछे खड़े हैं, यहाँ सीन चल रहा है, तो ये 2 व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे, आपको खड़ा कर दिया जाएगा कि कुछ भी बात करो. राइट. तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलता है. वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस आता है. फिर वो सब करते करते धीरे धीरे कैरेक्टर्स मिलने लगे. देन ऑल दीज शोज़ जो हिंदी में डब होते हैं. फिर धीरे से OTT वाला मामला आ गया था. तो अब जितने भी नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार के शोज़ होते हैं, दैट ऑल्सो आई डू डबिंग वगैरह. मैम आपके लिए जो Audio ब्रेकिंग books. पॉइंट था, हाँ करेक्ट, ऑडियो बुक्स इवन. So for like from doing so many multiple things, whether voiceover, whether it requires a specific thing कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो उसमें आपके लिए जो breaking point था, especially when it comes to acting, which do you feel कि this was a turning point and breaking point for you, और यहाँ से you knew कि हाँ अभी ये दोनों चीज़ तो मुझे साथ में रखना ही है. Which was that moment for you? सो इनिशियली जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी और मैं एक्टिंग और डबिंग दोनों साथ साथ करने की कोशिश कर रही थी, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था. Okay. एक्टिंग के बारे में मुझे बस ये लगता था कि अच्छा, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप मेकअप करते हैं और आप टीवी के के अंदर सामने. दिखाई देते हैं. दिस वॉज माई नॉलेज एंड Right. दैट इज़ वॉट अट्रैक्टेड मी. Correct. एंड मनी, मतलब वो देखकर ऐसे ही लगता था कि हाँ, ये लोग अमीर होते होंगे. Right. यहाँ से अमीरी आती है. अच्छा, यही था, बस इतना ही मुझे पता था. मुझे ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारे देश में एक्टिंग के स्कूल्स भी हैं. Okay. तो मुझे नहीं पता था ये सब. That is okay. और इसी सब में 1 साल निकल गया था. मतलब मैं 1 डे 2 डे कर रही थी. मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा, सीरियल की कास्टिंग अलग होती है. सीरियल में अच्छा 1 डे 2 डे कैरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर कैमियो कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर लीड वगैरह होते हैं. Right. ये सब भी पता नहीं The था terms कि ये and all, सब हाँ, correct. कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कास्टिंग, ये सब कुछ नहीं पता था. बिल्कुल. 1 डे 2 डे वगैरह से स्टार्ट किया, धीरे से एपिसोडिक्स वगैरह किया, और इस सब में 1 साल कुछ गुजर गया था. और तब मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है. Okay. क्योंकि जो मैं कर रही थी, वो मैंने जो टीवी पर देखा था, वो देख के सीख के इमिटेट कर रही थी मैं, कि अच्छा ऐसे रो देंगे, ऐसे में दया दिख जाएगी. बस मुझे यही आता था. शैलो, ऊपरी ऊपरी, उसे इमिटेशन ही कहा जाएगा, उसे एक्टिंग कहा भी नहीं जाएगा. मुझे यही आ रहा था, मैं यही कर रही थी. और उसके बाद में जब उन्होंने मुझे कहा तुम्हें एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, वो वर्कशॉप्स लेते थे. Okay. उनका नाम है विकास ज्योति. तो ही वॉज माई फर्स्ट एक्टिंग गुरु यू कैन से. Okay. इंदौर में भी मैंने एक थिएटर ग्रुप के साथ में एक स्किट वगैरह किया था, पर तब तक इतना कुछ मैंने उसमें डाला नहीं था अपना दिमाग. Okay. तो विकास सर की मैंने वर्कशॉप की, और उस वर्कशॉप के दौरान जितनी मुझे चीज़ें पता चली, जो एक्सरसाइजेस हुई, और जितना मैं खुद के किरदार को जान पाई, उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ हो गई है मेरे साथ. हर्षित, मुझे मोहब्बत हो गई थी एक्टिंग से. Wow. वो फर्स्ट डे था वर्कशॉप का, जब मेरा ना ऐसे आंखें खुल गई थी कि यार ये क्या दुनिया है, ये क्या बातें हो रही हैं, अपने बारे में इतना रुक के सोचा जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था. बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने बारे में जब पता चल गई, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ है. और फिर वो 10 दिन गुजरते गुजरते तो मुझे मोहब्बत हो गई थी कि यार ये कमाल का प्रोफेशन है. पैसा, मेकअप,
ये सब कुछ तो बाय प्रोडक्ट है इसका, करेक्ट, लेकिन आप खुद को झांक के देख पा रहे हो और आप ह्यूमन इमोशंस के बारे में इतना कुछ जान सकते हो, आप ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और इतना कमाल हो सकता है ये। तो बस फिर उसके बाद से मेरी गाड़ी नहीं रुकी है, और उसके बाद से मैंने जो कुछ भी सीखा वो ऑन फील्ड वर्कशॉप्स इसी से सीखा। अभी मैंने पिछले महीने ही एक और वर्कशॉप की है। बिकॉज दिस, जैसा आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, दिस साउंड्स लाइक इट वाज लाइक अ वेकअप कॉल, क्योंकि जैसे आपने एक ये मतलब ऐसी चीज़ थी कि ये तो पर्सपेक्टिव के बारे में आपने सोचा भी नहीं था, एंड देन व्हेन यू टैप्ड इनटू इट आपको पता चला कि मैं इसी के लिए आई हाँ। हैव एक्चुअली कम फॉर दिस। मुझे पता ही नहीं था, और मेरे को तब बस ऐसे लगा कि यार ये जो चीज़ है ना कि हम किसी और किरदार को, किसी भी और इंसान को, उसके ट्रेट्स, उसका कैरेक्टर, उसको अपने अंदर लें और हम वो परफॉर्म करें, ये कितनी ज़्यादा गहरी बात है वो मुझे तब समझ में आया Right. था। एंड हाउ मच इट हेल्प्स योर सेल्फ, एंड इट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन। दिस प्रोफेशन हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन। जितना मैं अभी एम्पैथेटिक हूँ या मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाती हूँ या समझ पाती हूँ, पता नहीं अगर मैं कुछ और कर रही होती तो शायद मैं ऐसा कर रही होती या नहीं। एक्चुअली मैं आपको पूछने वाला होता कि लाइक अगर आपका दूसरा प्रोफेशन अगर कोई होता तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता, क्या शायद मैं जर्नलिस्ट होती, जर्नलिस्ट? पर मैं बहुत डरपोक भी हूँ, तो मैं जॉबलेस हो जाती। बट डोंट यू थिंक कि वो एक अभी जैसे आपको एटलीस्ट अबाउट सर्टेन क्वालिटीज दैट यू हैव विद इन Yeah. योरसेल्फ, तो वो लाइक इवेंचुअली वो फेड आउट हो जाती कि अगर आप बोल रहे हो कि आप डरपोक हो, तो बाय फेसिंग सर्टेन थिंग्स धीरे धीरे, जैसा आपने बोला कि एक्टिंग मेड यू अ बेटर पर्सन, तो उस तरीके से मे बी दिस वुड हैव यू वुड हैव ओवरकम योर फियर की ऑफ बीइंग दैट, एंड इवेंचुअली you would be down the line neutralized. Maybe we will never know Never the know answer. because even you've never done. I don't Right, know. right. And if जैसा आप कितने सारे ऐसे examples है who have been through what you have been through, or maybe on a simultaneous line parallelly they are going through or Yeah. they will go through, तो कोई भी एक ऐसी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई ऐसी एडवाइस हो, कोई सजेशन हो दैट यू फील दैट यू कैन गिव आउट टू देम विच कैन हेल्प देम इन एनी वे, चाहे वो आज देख रहे हो चाहे बाद में, कि हाँ यार आई कैन रिलेट टू दिस सो मच, लाइक एनी दैट स्पेसिफिक यूनिक एडवाइस दैट यू फील, इवन इफ यू टेक योर टाइम इट्स फाइन, कि आपको लगे कि यार इससे ये इंसान ज़रूर कनेक्ट करेगा कि मेरे स्टोरी से, सो व्हाट डू यू फील दैट कैन? जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं या मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या मुझे यूं ही अगर कभी आराम नगर में या वर्सोवा में कोई ऐसा बंदा या बंदी अप्रोच करता है कि कहाँ ऑडिशन हो रहा है या क्या, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं बेसिकली, वो वाला एस्पायरिंग एक्टर्स, मैं ना बस एक ही चीज़ कहूँगी कि बहुत ही कमाल का प्रोफेशन है। अगर आप अपनी ईमानदारी को लेकर चलें तो आप जितना एज अ ह्यूमन अपने आप से ईमानदार रहेंगे ना, आप उतना बेहतर सीख पाएंगे, फिर चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, बट स्पेशली अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी अ वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो अदर वे, नो राइट नो लेफ्ट विन सेंटर, ऑनेस्ट। हाँ, एक तो ऑनेस्टी बहुत ही कमाल की वर्च्यू है, आपको वो रखना होगा, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी फिल्टर्ड मिलेंगी, बड़ी करप्ट मिलेंगी। दूसरा ये कि जैसे मुझे लगता है कि मुझे इस प्रोफेशन ने बहुत बेहतर इंसान बनाया है, अगर आप ईमानदार रहते हैं और आप इफ़ यू आर विलिंग टू सरेंडर 100%, आप भी बेहतर इंसान बनेंगे। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हम सुनते रहते हैं ना, अरे बड़ी ख़राब इंडस्ट्री है, अरे यहाँ तो ये होता है, अरे ये भी हो रहा है, अरे बड़े बेकार लोग हैं, वो सब कुछ है, बट देन डिपेंड करता है कि आप किस तरफ फ्लो करना चाह रहे हैं। राइट। जैसे बहुत सारे माँ बाप इसी बात से परेशान रहते हैं कि अरे बम्बई जाना है, मुंबई का हवा है, तो वो भी मैं समझती हूँ, वो बात भी है ही, स्पेशली फॉर अ गर्ल, फॉर anyone. Yeah, I but have it's met just that men also, sensitive- boys also, बेचारे वो बहुत परेशान हो जाते, तो ये बात तो है ही, पर आप किसी भी शहर में जाइए ये बात होगी ही। मैटर करता है कि आप अपनी पोटली में क्या लेकर आ रहे हैं, राइट। आपके पास वो कौन से हथियार हैं जिससे आप लड़ सकते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम कितना आप मजबूत करके ला सकते, आपका कोर कितना स्ट्रांग है। करेक्ट।
जैसे मैं जब आई थी मेरे पिताजी भी बड़े बेचारे बहुत बहुत परेशान हुए थे, उन्हें बहुत डर लग रहा था कि मुंबई 20 साल की लड़की। पर मैंने उनसे एक ही बात की कि दुनिया में इतने 10 करोड़ लोग हैं, Right. हम 10 करोड़ दिमाग के हिसाब से सोचेंगे या हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा करो ना, मत करो 10 करोड़ पे, ख़त्म हो गई बात। Yeah. तो मैं एस्पायरिंग एक्टर्स को यही बोलना चाहूँगी, बहुत कमाल का प्रोफेशन है, बहुत मज़ा आएगा अगर ईमानदारी से चीज़ें करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तब ही करना जब तुम्हें लगे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। बस 100%. हाँ, तब ही एक्टिंग करना कि तुम्हें लगे अगर तुम ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। बस इसके अलावा मुझे और कोई रीज़न नहीं लगता है करने का। Right, right. And पैसा, फेम, एवरीथिंग इज इट जस्ट फेड्स अवे। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी ऐसी रातें आती है, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं कि आप सुबह उठते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन खोला है, बढ़िया अपने मम्मी पापा को जय श्री कृष्णा प्रणाम बोला है और मैसेज आता है सो सॉरी यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस। और रात को आप अपने आप को समझा के सोएं कि नहीं, कल होगा बेहतर। right. तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको मोहब्बत हो गई है बहुत तेज़ तो कीजिए, वरना दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बाहर भी, वो कीजिए। So, how do you handle rejection on that part? Because many people face different issues. So, how do you overcome that? Ki chalo, next will be better and all. देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो जो मैंने वही बोला ना कि आप क्यों बनना चाहते हैं एक्टर? आप अपने आप से प्लीज़ ये सवाल ना कम से कम 100 बार पूछ लेना बिफोर गेटिंग इनटू दिस, Right. कि आप यही क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल. अगर आपका जवाब एनीथिंग रिलेटेड टू ऐसे आता है ना कि क्योंकि पैसा है, फेम है, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, प्लीज़ डोंट डू इट। Don't do it. Don't do it. इट इज़ गोइंग टू फेड अवे। Yeah. और फिर जब जब आप रिजेक्ट होंगे ना, आप अपनी वर्थ को क्वेश्चन लगाने लगेंगे कि Right. एम आई नॉट वर्थ इट। Right. आफ्टर एवरी रिजेक्शन अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे ना, तो वो कब आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Hmm. तो आप ये कीजिए क्योंकि आपको ये करने में मज़ा आता है। अब उसका फल चाहे आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं या कितने नहीं किए, उससे मेरी वर्थ थोड़ी ना पता चलेगी। बिल्कुल. मुझे पता है मैं कैसी इंसान हूँ और मैं बिल्कुल. कमाल की इंसान हूँ। Right. Very मैं nice. Very बहुत nice. सही, It's मेरा amazing. बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल. क्योंकि मैं ज़िंदगी ना बहुत अच्छे से अपने सारे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जी पा रही हूँ। एंड इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन Right. एंड आई एम हैप्पी विथ इट। मैंने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए उससे मेरी वर्थ नहीं पता नहीं, चलेगी। definitely. मैंने कितने ऑडिशंस दिए और उससे क्या क्या सीखा है, वो पोटली मेरे पास बहुत भारी रखी हुई है और वो फिर मेरे काम में दिख ही जाएगा। बिल्कुल. तो आप ये क्यों कर रहे हैं, वो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हैंडल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस Right. फील्ड। और जहाँ तक ये बात है कि चलो आपने ये जवाब भी दे दिया कि आप मोहब्बत में हैं इसीलिए आप ये कर रहे हैं, तो उसके बाद जब रिजेक्शंस आते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि वो जो एक ऑडिशन आपने दिया है जिससे आप रिजेक्ट हो गए हैं, क्या सिर्फ एक वही सत्य था जिसके लिए आप आए थे या फिर आगे कुछ और भी है? Right. क्योंकि उसका तो अंत नहीं है। नहीं है. तो फिर नहीं है अंत, तो फिर दुखी होके क्या करना है? रो लो। बहुत मज़ा आता है रोने, ग्लो आ जाता है, फिर रो लो। मैं भी बहुत रोती हूँ। तो वो तो अच्छी बात है ना, ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहे हैं। Right. सीमा मैम कहती हैं कि अपनी, अगर आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीजिए। बहुत अच्छे से मतलब ये नहीं कि अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, जिम मेंबरशिप, नो, लिव योर इमोशंस। नो, कुछ भी आ रहा है तो जियो ना, Right. बहुत मज़ा आता है। तो वही बात है बस कि अगर आप बहुत ऐसे वाले इंसान भी है ना कि हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो रो लो ना यार, रो लो। या जिससे बात कर सकते हो बात कर लो, लिख लो, Express निकाल दो. एक्सप्रेस कर दो। emote it, yeah. सोशल मीडिया इज़ नॉट द प्लेस टू एक्सप्रेस, प्लीज़ डोंट। Yeah. लेकिन उसके अलावा कर दो। सोशल मीडिया पर तो और मुझे लगता है बेचारा कोई लिखने जाता है और 40 अलग चीज़ें आ जाती हैं। Yeah. बंदा वहीं खराब कि अब क्या करूं। नहीं, करेक्ट. उसमें तो like it can go other way around as well. नहीं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि प्लीज़ कीप योर फैमिली क्लोज एंड योर फ्रेंड्स क्लोज। आपकी फैमिली अगर आपको ऐसे लग भी रहा है ना कि आपके ड्रीम को नहीं समझती है या आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो आपको तो समझती है। तो आप अपने इमोशंस के लिए कम से कम फैमिली के पास चले जाइए। मत बताइए कि आप रिजेक्ट हुए हैं, बताइए आज दुखी हूँ मैं। फैमिली को क्लोज रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी. It's at the end of the day, it's your family which
we'll stand by you. Definitely, and it is, in fact, it's a universal fact, and it should be that. And Yeah. you know, like when you are not busy, when it's your day off, when you have your hobbies that you do, what is your typical day off that you normally spend? Like, of course, अलग-अलग situations होते हैं, but your normal, general one. So when I'm not binging any series or anything, I read a lot. Okay. Like I keep 2-3 books open at one time. You can name 1-2 books that inspire. Right now, I'm reading this Dopamine Detox Okay. one, और उसके अलावा मैं पढ़ रही हूँ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक, और एक किताब है द बॉडी कीप्स द स्कोर. ये 3 किताबें फ़िलहाल चल रही हैं. Okay. तो वो अलग अलग टॉपिक्स पर रहती हैं, वो मैं कवर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ. लाइक कभी ना कभी लाइक ऑफ डे हाँ, पे होता है हाँ. एनीथिंग. एंड जैसा आप मेंशन कर रहे थे आपकी मदर के बारे में, सो समटाइम्स यू हैव टू लाइक यू गो देयर कि वो यहाँ पे आपके साथ है एंड इट्स मेरे पिताजी रिटायर हो गए हैं लास्ट Okay, ईयर, okay. सो नाउ दे कीप कमिंग हियर. माय ब्रदर आल्सो लिव्स हियर, Nice. सो दे कीप जगलिंग बिटवीन वहाँ का घर यहाँ का घर. राइट. तो मतलब एटलीस्ट लाइक बिजी शेड्यूल में भी यू हैव मेक श्योर कि अरे आई टॉक टू माय पेरेंट्स थ्राइस अ डे. हाँ. मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे मतलब मानेंगे नहीं कि यार नहीं, नहीं of क्या course. है, ठीक है एक बार हो गया, पर मैं हूँ, मेरे को करना होता है. नहीं नहीं, ये अच्छी, इनफैक्ट इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन थिंग एंड इनफैक्ट इट्स अ Yeah. वेरी गुड थिंग. बहुत लोग अलूफ हो जाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू शुड कीप योर फैमिली क्लोज. Yeah. एंड आई एम ऑल्सो वेरी ब्लेस्ड टू बी नहीं, इन दैट एंड सिचुएशन. फैमिली कुड बी एनीथिंग. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, लेकिन आपके Correct. क्लोज फ्रेंड्स भी Friends आपकी हो फैमिली सकते हो हैं, सकते हैं. right. इवन योर डॉग्स और कैट्स, Yeah, या absolutely. जिससे भी आप जिसके साथ सेफ महसूस करते हैं, आप होम महसूस करते हैं, दैट्स योर फैमिली. Right, right. दैट्स व्हाट आई Absolutely. मेंट. Yes, yes. And if there is any, like philosophy that you follow, a personal philosophy that you have of your own, what is that? That we are evolving beings and everything around us, within us, keeps changing. Nothing is permanent. तो जो आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो बदल ही जाता है. कुछ भी परमानेंट नहीं है. All your past and future is imagination. Everything is present. Just be present. Right. That's what I believe in. आप अगर of course now I have got to know a lot of things आपसे बात करके, लेकिन अगर आप सक्सेस का क्रेडिट आप किसी को देना चाहो within the code, then who do you give that to? First of all, my parents. Right. क्योंकि उनकी वजह से ही मैं ये चीज़ें अटेम्प्ट कर. माई ब्रदर, कैसे होता है ना कि बड़ा भाई है और लड़का है तो उससे बिल्कुल. जिम्मेदारियां संभालनी होंगी. सो ही डिड एवरीथिंग बाय द बुक सो दैट आई कुड डू थिंग्स दैट आई वांट टू डू. Wow. कि अच्छा Wonderful. ठीक है. सो माई फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल माई फैमिली, Right. एंड सेकेंड मी. कि मैंने पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत दिखा दी और बहुत सारी चीज़ें कर ली. तो आई एम थैंकफुल कि या शायद मेरे पाथ में ये लिखा हुआ था. सो या आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स दैट दे लेट मी डू इट. Correct. एंड उसके अलावा जितने भी बेहतरीन लोगों से मैं बैक टू बैक, अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे ना एक स्क्रिप्ट की तरह लगता है ये, Mhm. जो ऊपर वाले ने लिखी है. Correct. सूरज चांद किसी ने तो लिखी है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे. तो आई थिंक या लक प्लेज अ बिग रोल. तो हम एक क्विक क्वेश्चन राउंड करेंगे मैम, जहाँ पे वी जस्ट शेयर सम नेम्स विथ यू एंड आपको बस उस आवाज़ में आपको आवाज़ निकालनी है और डायलॉग बोलना है. डायलॉग कैन बी फ्रॉम शोले, Cool. कि एक दो डायलॉग है उसमें, कोई भी आपको जो पसंद है आप वो डायलॉग में यू कैन डू द वॉइस ट्रांजिशंस. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ चिकू एंड बंटी, जहाँ पे आपने बंटी का दिया है. सो हाउ वुड बंटी से डायलॉग लाइक सरकार मैंने आपका नमक खाया है. तो सरकार मैंने आपका नमक खाया है. आई थिंक आई हर्ड दिस वॉइस बिफोर. एंड गोल्डी बेयर में रेड. रेड. सरकार मैंने आपका नमक खाया है. वाओ. नहीं, ऐसी नहीं थी, सॉरी. कैसी थी? बहुत साल हो गए इसको. सरकार मैंने आपका नमक खाया है. ऐसी थी. ओके.
एंड एल्विन एंड चिपमंक्स में जो एल्विन थे। एल्विन, हम्म। व्हाट वाज दैट असरानी का डायलॉग? असरानी का डायलॉग वाज हम अंग्रेजों के जमाने अंग्रेजों के ज़माने के हम जेलर है, अंग्रेजों के हाँ। ज़माने के जेलर हैं, हाँ। हाँ राइट। एल्विन, एल्विन की वॉइस कैसी थी? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, हाँ। हम अंग्रेजों के जमाने के हाँ। हाँ, दैट ओके। एंड बेब्लेड में मडोका। मडोका, मडोका। वो क्या था बसंती का डायलॉग? रामपुर का होगा 2 रुपया और व्हाट वाज दैट? हाँ हाँ, वो बहुत लंबा डायलॉग है। नहीं उसमें लंबा वो- नहीं, सिर्फ द फर्स्ट का। नहीं मतलब वो बोलते जाती है मैं मडोका का ही डायलॉग बोल देती हूँ No जो problem. मडोका कहती है हम्म। कि चिंगा, मैंने तुम्हारे बेब्लेड में 2-3 नई चीजें डाल दी है। अब जब तुम इसे घुमाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम देखना। It's actually very entertaining for people who don't know. Obviously now you see कि कौन voice था, and many kids, many other people who are watching that cartoon, she is the voice behind that. And ma'am, without wasting any further time, I will really like to thank you in the end. थैंक यू सो मच। नहीं, it was very nice to have you and बहुत मज़ा आया। एंड मुझे तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मिला था आपके साथ काम करने का, सो आई कैन से दैट ऑन अ पर्सनल नोट एज वेल। एंड जस्ट थैंक यू फॉर कमिंग टू So now are you deciding to be an actor? Have you decided yet? Yeah, I have decided, and I think if not just that, I'll be venturing into multiple things for sure. Very good. Very nice. Definitely. All the best. Thank you so much. Thank you and so it was much. really lovely to have you. Thank you. हेलो गाइस, आई हैड सो मच फन एट स्पॉटलेस पॉडकास्ट। और अगर आप मेरे जैसे और भी दिलचस्प लोगों से मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो देम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू देयर चैनल। थैंक यू सो मच।